नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई बेहतरीन कहानी में। तो साथियों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस दमदार कहानी को। मेरा नाम राधिका है। मैं घर में सबसे बड़ी थी। बात उस समय की है जब मेरी शादी की तैयारियां फुल जोरों शोरों पर थी। जिस दिन मेरी मेहंदी की रस्म थी तो मेरे पापा के दोस्त की पत्नी ने मेरी छोटी बहन का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। शादी में मेरी छोटी बहन अनीता वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी और उनका बेटा राहुल भी इस रिश्ते के लिए मान गया। हम चारों बहनों में ऊपर वाले ने सबसे ज्यादा हुस्न अनीता को ही दिया था। शादी के बाद हमारी पहली दावत मेरे पापा के दोस्त ने की और अपने फैसले से आगाह किया। आंटी, यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने अनीता को बहू बनाने का फैसला किया, वरना अनाथ और बेसहारा लड़कियों को कहां जल्दी से अच्छे रिश्ते मिलते हैं। इन दिनों आंटी ज्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु को लगभग 6 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। पापा एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे। उन दिनों क्लर्क की तनख्वाह अक्सर कम हुआ करती थी और ईमानदारी से हमारा गुजारा पापा की तनख्वाह पर बड़ा ही मुश्किल से होता था। पापा के जाने के बाद हमने बड़ा कठिन समय देखा। आंटी ने जब अनीता का हाथ मांगा तो माँ खुश हो गई। खैर, अनीता की मंगनी राहुल से हो गई तो माँ की फिक्र थोड़ी कम हुई। बाकी 2 छोटी बेटियां तो अभी पढ़ ही रही थी। एक 6वीं क्लास में और दूसरी 7वीं क्लास में थी। राहुल का इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। आंटी ने मम्मी से कहा था कि जैसे ही हमारा बेटा वार्षिक परीक्षा देगा तो तभी शादी की तारीख रख लेंगे। राहुल के अब फाइनल पेपर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा समय और चाहिए, हमें अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद है और राहुल को जॉब मिलते ही फिर धूमधाम से शहनाई बजाएंगे। अनीता को राहुल से मोहब्बत हो गई थी। माँ चुपके चुपके थोड़ा बहुत दहेज जुटाने में भी लग गई थी। उन्हीं दिनों राहुल को बाहर विदेश में जाने का चांस मिल गया। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और इधर अनीता को इसकी जुदाई के अंदेशे डरा रहे थे। अनीता ने ऐसी कई कहानियां सुन रखी थी कि लड़का बाहर देश में गया तो वहीं का होकर रह गया, वहीं किसी और से शादी कर ली। माँ ने आंटी से बात की। वह बोली, एक दफा जाने दो, 1 साल बाद आएगा, तब तक हम भी अच्छी तैयारी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? फिक्र मत करो बहन, 1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाता है। मैं जुबान देकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। आंटी की तसल्लियों पर माँ ने भरोसा कर लिया। राहुल विदेश चला गया और मेरी बहन उसके इंतजार में अपने अंदेशों से लड़ने के लिए अकेली रह गई। राहुल ने वहां जाते ही अपने दूसरे भाई को भी वहीं बुला लिया। दोनों भाई मिलकर खूब पैसा कमा रहे थे और दोनों भाई सारी की सारी कमाई अपनी माँ के पास भेज रहे थे। इस तरह से उनके घर के हालात अब अच्छे होते चले गए। दौलत से इंसान की आजमाइश होती है। उनका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब तो आंटी जब भी हमारे घर आती तो इस तरह की बातें करती कि फलाने बेटी को दहेज में गाड़ी बंगला दिया है और उनकी लड़की भी डॉक्टर है। अब तो लोग सोच समझकर रिश्ता करते हैं और सास नंदों को भी जेवर देते हैं। लड़की वालों की तरफ से मैं एक शादी में गई तो हैरान रह गई। सास को 10 तोले के कड़े और हर ननंद को 2-2 तोले के कड़े दिए और सभी रिश्तेदारों को कीमती कीमती जोड़ी कपड़े दिए। लोग बड़े धूमधाम से बेटियां विदा करते हैं। माँ उनकी बातें सुनती तो दिल थाम लेती। सोचती थी कि यह इनको क्या होता जा रहा है। क्या दौलत आ जाने से इंसानों के दिल इतने बदल जाते हैं? तरह तरह की बातें सुनकर माँ चुप थी। कहती थी कि देखती हूँ कब बिल्ली थैले से बाहर आती है। आखिरकार हमें इन सब बातों का असल मकसद समझ आ गया। आंटी ने एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी और अब
किसी बहाने यह रिश्ता खत्म करना चाहती थी। वह जब भी हमारे घर आती तो हर बार नई आग लगा कर जाती है ताकि माँ का दिल किसी तरह खराब हो जाए और खुद ही यह रिश्ता तोड़ दे। जब आंटी घर आती है तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। न जाने आंटी अब क्या कहने आई है। माँ बेचारी आंटी के आते ही उनकी सेवा में लग जाती है। 1 साल बाद राहुल वापस घर आ गया। आंटी राहुल का दिल हमसे फेरने की कोशिश करने लगी। आंटी ने अपनी तरफ से बातें जोड़ दी कि ये लोग हमसे अजीब अजीब सी शर्तें लगा रहे हैं। शायद वह अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना चाह रहे। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा कि माँ, मैं खुद जाकर आंटी से बात करता हूँ। राहुल के तेवर देखकर आंटी डर गई और बात संभालते हुए कहा, यह बड़ों का मामला है बेटा, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं खुद संभाल लूंगी। तुझे उनसे कोई भी बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कहीं तुम बात और न बढ़ा दो, और अगर अब की बार उन्होंने हमसे कोई भी शर्त की बात की तो हम भी कुछ शर्तें लगा देंगे। वे खुद ही सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। इतने साल मंगनी रही है, अब रिश्ते को तोड़ना कोई मजाक तो नहीं है। राहुल एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसने माँ से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं समझी। वह तो आया ही इसलिए था कि अपना किया हुआ वादा पूरा कर सके। वो अपनी मंगेतर को छोड़ना नहीं चाहता था। उन्हीं दिनों हमसे मकान खाली करवा लिया गया तो हम दूसरे मोहल्ले में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। पुराने मोहल्ले में सारी औरतें मम्मी से ही कपड़े सिलवाती थी। यहाँ आकर वह काम बंद हो गया। पापा ने अपनी जिंदगी में 2 प्लॉट खरीदे थे जिनकी किस्त उन्होंने तकरीबन 10 सालों तक भरी थी। माँ ने सोच रखा था कि एक प्लॉट बेचकर दूसरे प्लॉट पर घर बना लेंगे। छोटे भाई का भी स्कूल का आखिरी साल था। मम्मी को इंतजार था कि वह नौकरी पर लगे तो फिर एक प्लॉट बेचकर उस रकम से दूसरे प्लॉट पर घर बना देंगे। उधर राहुल के मजबूर करने पर आंटी शादी की तारीख लेने आ गई। साथ ही यह भी सुना गई कि अब हमारा सोसाइटी में अच्छा खासा नाम है। देखो, लड़की को खाली हाथ मत भेज देना, वरना लोग हमारे बारे में न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे और सास नंदों को भी कुछ जेवर देने होंगे, वरना हमारे मेहमान हम पर हंसेंगे कि किन लोगों से रिश्ता कर लिया। माँ आंटी की बातों को चुपचाप बैठी सुन रही थी। उन्होंने पाई पाई जोड़कर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम और शादी का खर्चा इकट्ठा किया था। मम्मी ने हमसे मशवरा किया तो भाई ने कहा कि मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, आप फिक्र ना करें। एक प्लॉट बेचकर आंटी की हैसियत के मुताबिक अनीता की शादी करेंगे ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। जब मैं कमाने लगूंगा तो घर भी बन ही जाएगा। बेटी की जिंदगी और उसकी खुशी का मामला था। माँ ने थोड़ा सोच विचार करने के बाद भाई को प्लॉट बेचने की इजाजत दे दी। भाई ने भाग दौड़ करके एक प्लॉट बेच दिया कि अनीता की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। माँ ने आंटी और उनकी बेटियों के लिए सोने के हल्के फुल्के जेवर भी बनवाने को दे दिए। उनका ख्याल था कि यह सब करके वे बेटी के लिए जिंदगी भर की अनमोल खुशियां खरीद लेंगे। इधर अनीता माँ के इतना खर्च करने पर आग बबूला हो रही थी और इधर राहुल को कुछ भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ उसके पीछे क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है। हम तो ये समझ रहे थे कि राहुल को सारी हकीकत पता है, क्योंकि उसकी माँ हमसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वही अपनी माँ को यह सब कहकर हमारे घर भेज रहा हो। अनीता को भी अब राहुल पर गुस्सा आ रहा था कि हम गरीबों के साथ यह क्या मजाक किया जा रहा है। मेहंदी वाले दिन बड़े धूमधाम से आंटी अपने कुछ मेहमानों के साथ हमारे घर आ गई। मेहंदी की रस्म से पहले आंटी ने खामोशी से माँ का हाथ पकड़ा और बोली, बहन जी इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। जब माँ ने वह कागज खोलकर पढ़ा तो माँ की आंखें फटी रह गई। यह कुछ चीजों की लिस्ट थी जिसमें फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लॉट की मांग रखी गई थी। मम्मी के हाथ कांपने लगे, मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, आपकी यह इतनी बड़ी मांग मैं भला कैसे पूरी कर सकती हूँ? बहन जी आखिर तुम्हें क्या हो गया है?
अगर आपको यह सब चाहिए था तो पहले कहा होता। तुम हमारी माली हालत तो पहले से ही जानती हो। अगर हमें पहले से पता होता और अगर हम ना दे सकते तो रिश्ता तभी खत्म कर देते। अब तो कार्ड भी सब जगह पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसी मांग क्यों कर रही हो जो मैं पूरी नहीं कर सकती? आखिर क्यों अपनी और हमारी इज्जत से खेल रही हो? देखो बहन जी, अगर ये सब चीज नहीं होगी तो भी हमारी इज्जत में कमी हो जाएगी। देखो, मुझे पता है कि भाई साहब ने अपनी जिंदगी में 2 प्लॉट खरीदे थे। तुमने वो किस दिन के लिए रखे हैं? अरे यही वक्त है अपनी इज्जत बनाने और शान और शौकत दिखाने का। अरे भाई, उनको बेच दो। मम्मी बोली, हमने उनमें से 1 प्लॉट बेच दिया है, तभी तो शादी के खर्चे पूरे हो रहे हैं। अब दूसरा कैसे बेच दूं? और वैसे भी इतनी जल्दी किस तरह बिकेगा? अच्छा, एक काम करो, चलो मुझे बताओ उसकी कीमत क्या है, मैं खरीद लेती हूँ। नहीं तो अब शादी कर लो, सामान बाद में दे देना, फिलहाल प्लॉट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। अरे जो चीज दुल्हन लाएगी उनको वही तो इस्तेमाल करेगी। हमारे पास तो पहले ही भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसमें तो आप लोगों की ही इज्जत बनेगी। मम्मी इससे ज्यादा नहीं सुन सकी, वह वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी को रोता हुआ देखकर मैं उनके पास गई। जब बात पता चली तो मैंने आंटी से कहा कि आपने बहुत कम समय में हमें इम्तिहान की घड़ी में डाल दिया है। खैर, आप बैठिए, थोड़ी देर मैं अनीता जीजी से बात करती हूँ। अनीता एक तरफ बैठी थी, उसकी सहेलियां उसके पास थी। मैंने उनको थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया कि कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने अनीता को बताया कि आंटी हमारा प्लॉट हथियाना चाहती है। वह कह रही है कि दहेज में कोई काम की चीज नहीं है, अगर तुम नहीं दे सकते हो तो यह मंगनी तोड़ दो। अब तुम क्या कहती हो? अनीता का चेहरा इतना सुनते ही गुस्से से लाल हो गया, जाने उसके तन बदन में इस वक्त कहां से इतना खून आ गया था। आखिर आंटी ने अब क्यों कहा कि प्लॉट बेचकर बेटी को हर चीज देकर ही अपने घर से विदा करना, वरना हमें प्लॉट ही दे दो और कार बाद में दे देना। अब तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। अजीब बात है कि अपने दोस्त की विधवा पत्नी के साथ ऐसा सलूक कर सकती है। यह सुनकर अनीता ने अपना दुपट्टा सर से उतारकर फेंक दिया और बोली, मैं करती हूँ जाकर आंटी से बात। अगर उनकी नीयत खराब थी तो हमें पहले बता देती, यहाँ तक बात क्यों पहुंचाई? अब यह हमें मेहमानों के सामने बेइज्जत करना चाहती है। अनीता का गुस्सा देखकर मैंने अनीता से कहा, तमाशा मत बनाओ, पहले ही बाहर तमाशा बन रहा है, जरा सब्र से काम लो, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। दूसरे कमरे में आकर मैंने राहुल को फोन किया और मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा कि आप वह लिस्ट लेकर मेरे पास आ जाएं। मुझे इस मामले से माँ ने बेखबर रखा है। बाहर टैक्सी खड़ी थी, मैं अपने पति के साथ उसमें बैठ गई। हम थोड़ी देर बाद राहुल के घर पहुंच गए। मैंने अपने पति से कहा कि आधे घंटे से हम राहुल के सामने बैठे हैं, लेकिन राहुल ध्यान ही नहीं दे रहा। तभी अचानक राहुल ने एक कागज पर नजर डाली। उसने पेन और कागज निकाला और मेरे पति से कहा कि मैं बोलता जाता हूं और आप इस पर लिखते जाओ। आंटी, आपको फर्नीचर, ढेरों बर्तन, फ्रिज, यहाँ तक कि कार भी आपको दहेज में मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको डिफेंस में मेरे लिए एक कोठी खरीदनी होगी, जहां मैं अपने सामान को सजाऊंगी और इस घर में सिर्फ मैं और राहुल रहेंगे। अगर आपको मेरी फरमाइश मंजूर नहीं तो फिर हमें भी आपकी मांग स्वीकार नहीं है। और कहा कि नीचे अनीता के साइन करा देना। राहुल ने कहा, यह खत आप मम्मी को दे देना, आगे मैं संभाल लूंगा। जब हम यह खत अनीता की तरफ से आंटी के पास लेकर पहुंचे तो वह इसे पढ़ते ही चकरा गई। दौड़ती हुई अपने बेटे के पास गई और बोली कि राहुल, देखो उन लोगों की शराफत और कितनी हिम्मत है उनकी। एक तो गुर्बत के बावजूद हम उनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से उनके ऐसे नखरे, इतनी बड़ी शर्त लगा दी। राहुल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आपने भी तो एक लिस्ट आंटी को दी है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अभी अनीता की बड़ी बहन और उनके पति यहाँ पर आए थे, वह कह गए थे कि बेटा जो तुमने लिस्ट भिजवाई है ना, हम वो सब चीजें दे रहे हैं, तुम फिक्र मत करो।
माँ, जब वह गरीब होकर अपनी इज्जत रख रहे हैं तो हम इतने अमीर होते हुए उनकी एक मांग क्यों ना पूरी करें। हम अपनी यह कोठी अनीता के नाम कर देते हैं। राहुल के मुंह से इतना सुनकर माँ झल्ला उठी और बोली, हरगिज नहीं, क्या हमको दर बदर करने का इरादा है? फिर राहुल बोला, तो ठीक है माँ, ना तो हम उनसे कुछ लेते हैं और ना उन्हें कुछ देते हैं, चुपचाप यह शादी होने दीजिए। माँ बोली, मुझे तो यह रिश्ता पहले से ही मंजूर नहीं था, अभी जाकर इस रिश्ते को खत्म करती हूँ। जब दरवाजे से बारात लौट जाएगी तब देखते हैं कैसे करती है अपनी बेटी अनीता की शादी। हमारी क्या बेइज्जती होगी, उल्टा उनकी ही बारात वापस जाने की वजह से बेइज्जती होगी। राहुल बोला, माँ, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। राहुल के पिता ने भी अपने बेटे का साथ दिया। राहुल सही तो कह रहा है, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। बेटे के सामने आंटी को हार माननी पड़ गई। राहुल ने कागज पर सभी मेहमानों के सामने यह लिखा कि अगर लड़की का तलाक हो गया या किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई तो दूल्हा 50 तोला सोना और 1 कोठी लड़की को देगा। शादी के बाद आंटी राहुल पर खूब चिल्लाई तो बेटे ने कहा, तो मैं क्या करता माँ, आपने भी तो हद पार कर दी थी। यह आंटी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, मगर अब आंटी को सब्र का घूंट पीना ही पड़ा। हमने अनीता को भी समझा दिया कि इस बात में राहुल का कोई कसूर नहीं है, कोई उसका दोष नहीं है, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। अंकल की सोच भी बिल्कुल सही थी। अब देखो, अपने ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत और प्यार से रहना। आंटी अगर तुम्हें कुछ भी कहे तो चुपचाप सुन लेना। राहुल ने भी अनीता को पहले दिन ही समझा दिया कि बड़ों की इज्जत करना है। आंटी का कुछ दिनों तक मुंह फूला रहा। बाद में तो उन्हें भी यह एहसास हो गया कि वह कितनी बुरी बन गई थी। आंटी ने अनीता को सीने से लगा लिया। अब तो आंटी अनीता के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। कहती थी कि कितनी नादान थी मैं, जो इतनी अच्छी बच्ची को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। अंकल ने भी राहुल से कहा, शाबाश बेटा, तुम एक नेक दिल इंसान हो। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने पर फक्र है। और यह एक पढ़े लिखे आदमी की निशानी है जिसने अनीता जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की की जिंदगी में खुशियां भर दी, वरना तुम्हारी माँ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आज के समय में दहेज के लालची भेड़ियों का क्या इलाज हो सकता है? यदि आपके पास कोई बेहतरीन से बेहतरीन सुझाव है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि साथियों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कृपया करके बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।